आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के पाठ बहुलक के बारे में। तो बहुलक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इन्हीं बहुलकों से हमें क्या क्या बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बहुलक के बारे में देखें कि बहुलक क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बहुलक क्या होते हैं। देखिए, बहुलक तो उच्च अणुभार वाले उच्च अणुभार वाले ऐसे बृहद अणु जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों या छोटे छोटे अणुओं के प्रतिस्थापन द्वारा बनते हैं। ऐसे उच्च अणुभार वाले ऐसे बृहत्तम अणु जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों के प्रतिस्थापन या पुनरावृत्ति से निर्मित या स्थापन द्वारा बनते हैं, बहुलक कहलाते हैं। बहुलक कहलाते हैं। इसी ही स्थिति को हम या इसी ही प्रक्रिया को हम बहुलनीकरण कहते हैं। जैसे देखो, ये छोटे छोटे अनेक कण हैं, इनके जो पुनरावृत्ति इन दोनों सबसे मिलकर एक बड़ा कण बनाया जाता है, तो यही स्थिति हमारी बहुलक कहलाती है। यानी कि एक ऐसा बृहत्तम बड़ा कण जो छोटे छोटे अनेक कणों की इकाइयों के पुनरावृत्ति या प्रतिस्थापन के द्वारा बनाया जाता है, तो उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और जिस स्थिति बनने में जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया है, उन्हें जिस विधि का प्रयोग किया है, उसी विधि को हम बहुलकीकरण या बहुलीनीकरण कहते हैं। यहां पर एक स्थिति और आती है कि जो आगे हम करेंगे कि वहां एक अलग इकाई क्या होती है, तो एक अलग इकाई में हमने जहां पर जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों का प्रयोग किया है, तो इन्हीं इकाइयों को हम एक अलग इकाई कहते हैं या एक अलग इकाई कहते हैं। जिन छोटी छोटी इकाइयों की हम कह सकते हैं, जिन छोटी छोटी इकाइयों का प्रयोग करके बृहद अणु बनाया जाता है, तो इन्हीं इकाइयों को हम एक अलग इकाई कहते हैं। इन्हीं इकाइयों को हम एक अलग इकाई कहते हैं। तो जैसे देखो, अगर हमें बहुलक का जो निर्माण करना है, तो इनका प्रयोग करके हम एक अलग इकाई का प्रयोग करके या बहुलकीकरण का प्रयोग करके हम कैसे कराते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई तत्व है, ये हमारे पास एक अलग है। एक अलग का मतलब तो हमें पता ही है कि जो छोटी छोटी इकाई है उन सबका प्रयोग करना है, तो वो हमारे पास एक अलग हो गई। जिस विधि की अभिक्रिया करा रहे हैं, जो विधि है, वो हमारे पास बहुलकीकरण हो गई। तो यहां पर हमें जो प्राप्त होगा, वो हमें प्राप्त होगा बहुलक। यहां पर हमें जो प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा हमें बहुलक। यदि इसे हम उदाहरण के रूप में देखें, तो उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं इसे, जैसे हमारे पास एथीन की
कुछ हमारे पास छोटी छोटी इकाइयां हैं, इन इकाइयों का हम बहुलीकरण कर रहे हैं और इन इकाइयों का बहुलीकरण करने के बाद हमें बहुलकीकरण करने के प्राप्त हमें बहुलक के रूप में जो प्राप्त होगा वो हमें पॉलीथीन प्राप्त होगी। पॉलीथीन CH2 ये हमारी पॉलीथीन। तो पॉलीथीन इसे हम कह सकते हैं पॉलीथीन एकलक इकाई या पॉलीथीन बहुलक। तो यहाँ पर जो है हमारे पास मेथेन है, सर अभी क्लास नहीं हो रही, सॉरी एथीन है, अभी क्लास नहीं हो रही क्या? तो एथीन की हमने यहाँ पर छोटी छोटी इकाइयों का बहुलीकरण किया और बहुलीकरण करने के बाद हमें एक बहुलक प्राप्त हुआ जिसका नाम है पॉलीथीन। तो यहाँ पर अब एक स्थिति आ रही है कि यहाँ पर जो हम N का मतलब क्या है, तो इस N को हम कह सकते हैं कि जो N है वो बहुलीकरण की संख्या है कि यहाँ पर हमने कितने बहुलकों का प्रयोग, कितने एकलकों की संख्या का प्रयोग किया। यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पर ही लिख लें N है, जो N है उसका जो कह सकते हैं एकलक इकाइयों की मात्रा, यानी कि यहाँ पर कितने एकलक का प्रयोग किया गया है उन सब की ये मात्रा दर्शाती है, या हम कह सकते हैं कि ये बहुलीकरण की मात्रा को भी दर्शाती है। तो जो N है तो N हमारी एकलक इकाइयों की मात्रा कह सकते हैं या बहुलीकरण की हम मात्रा कह सकते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले तो जो बहुलक है वो बहुलक क्या होते हैं, तो उच्च अणुभार वाले ऐसे वृहद यानी एक ऐसा बड़ा कण जिसे बनाने के लिए हमने छोटे छोटे अनेक कणों का पुनरावर्ती या प्रतिस्थापन किया है। तो प्रतिस्थापित करने के बाद हमें जो बड़ा कण प्राप्त हुआ उसे ही हम बहुलक कहते हैं। और जो बहुलक प्राप्त करने की स्थिति है इस स्थिति को हम बहुलीकरण कहते हैं। और इसमें जिन हम छोटी छोटी इकाइयों का प्रयोग करते हैं उन छोटी छोटी इकाइयों को हम एकलक कहते हैं। यानी कि हमारे पास फॉर्मूले के रूप में देखें तो ये वाली स्थिति प्राप्त होती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, बहुलक क्या होते हैं, बहुलकीकरण क्या होता है और एकलक इकाई क्या होती है। इससे आगे अगर हम देखें यदि हम देखें बहुलकों के प्रयोग क्या होते हैं, तो बहुलकों का अगर हम वर्गीकरण करें बहुलकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है, जिसमें हम एक एक करके सभी को देखते हैं। अगर हम देखें कि स्रोत के आधार पर बहुलकों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो स्रोत के आधार पर हम कह सकते हैं, देखो स्रोत के आधार पर कि हमें किस किस स्रोत से बहुलक प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें पता है कि बहुलक हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, बहुलक मानव निर्मित द्वारा प्राप्त हो सकते हैं और बहुलक अर्ध संश्लेषित बहुलक भी होते हैं। जैसे कि स्रोत के आधार पर सबसे अगर हम देखें नंबर 1 प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं, तो प्राकृतिक बहुलक में हम कह सकते हैं कि वे बहुलक जो प्रकृति में वनस्पतियों जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, वे बहुलक जो प्रकृति में वनस्पतियों जीव जंतुओं
की कोशिकाओं में वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखें कि कौन कौन से ऐसे बहुलक हैं जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टार्च है, प्रोटीन है, स्टार्च है, प्रोटीन है, प्राथमिक रबड़ है, आदि ऐसे बहुत से बहुलक हैं जो वनस्पति या जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हमें पता है स्टार्च है, आलू में भी पाया जाता है, यानी ये प्रोटीन है, ये भी सब्जियों में वनस्पतियों में पाया जाता है। प्राथमिक रबड़ है, ये भी पेड़ से ही प्राप्त की जाती है। यानी प्राथमिक रबड़ या प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक है जो प्रकृति में वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में स्टार्च, प्रोटीन, प्राथमिक रबड़ आदि। अगर आगे देखें तो हम और देख सकते हैं संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं? तो संश्लेषित बहुलक में हम कह सकते हैं कम अणुभार वाले यौगिकों से कम अणुभार वाले यौगिकों से मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए बहुलक यानी कि संश्लेषित बहुलक हम कह सकते हैं कम अणुभार वाले यौगिकों से मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए बहुलक संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। यानी कि हमें देखें इनके रूप में हम जैसे देख सकते हैं तो जो नायलॉन है हमारी, नायलॉन है, डेक्रोन है, या बेकेलाइट है, और भी ऐसे कई बहुलक हैं जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए नायलॉन, डेक्रोन, बेकेलाइट, ये बहुलक मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। इसलिए हम जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उन बहुलकों को हम संश्लेषित बहुलक कहते हैं। इससे आगे अगर और देखें हम तो एक और आता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं? तो प्राकृतिक बहुलक कह सकते हैं हम प्राकृतिक बहुलकों से रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त बहुलक यानी ऐसे बहुलक जो प्रकृति बहुलकों से रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं या रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनाए जाते हैं। तो इन बहुलकों को हम अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो सेलुलोस है हमारा, जो सेलुलोस है या हम कह सकते हैं सेलुलोस जो सेलुलोस सेलुलोस नाइट्रेट है आदि। तो ऐसे बहुलकों को हम अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। लेकिन कुछ
ऐसे बहुलक भी होते हैं जिन्हें हम जैव बहुलक कहते हैं। तो इन्हीं बहुलकों में से यानी कि वे बहुलक जो मानव जीवन में विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, मानव जंतुओं की, या हम कह सकते हैं जंतुओं की कोशिकाओं में जो रासायनिक परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न होते हैं, ऐसे बहुलकों को हम जैव बहुलक कहते हैं। जैसे कि जो हमारा प्रोटीन है या न्यूक्लिक अम्ल है, तो ऐसे बहुलकों को हम जैव बहुलक भी कहते हैं। आगे देखें कि ये तो थे हमारे स्रोत के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। और अगर हम देखें संरचना के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो संरचना के आधार पर अब देखो, संरचना के आधार पर, तो संरचना का मतलब क्या है कि जैसे कि बहुलकों की जो छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाई जाती है। जब हमें एक बहुलक प्राप्त होता है, तो जब छोटी छोटी इकाइयों को पुनः या प्रतिस्थापित किया जाता है, तब वो एक संरचना बनाती है। रेखिक संरचना या साकित संरचना या रेखित साकित संरचना बनाती है। तो ऐसी जो रचनाएं बनाती हैं, उन्हें हम संरचना के आधार पर इनको हमने अलग अलग किया है। यदि इन्हीं में से नंबर 1 देखें कि रेखिक संरचना वाले बहुलक कैसे होते हैं। तो रेखिक संरचना वाले बहुलक कैसे होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एकलक इकाइयों का जब हम प्रयोग करते समय ऐसे बहुलक जिन्हें एकलक अणु जुड़कर बहुलक तो बनाते हैं, लेकिन वो एक सीधी या संकुलित रेखा के आधार में जुड़ते हैं। एक रेखा के आधार में, रेखा के तरीके से जुड़ते हैं। तो ऐसे ही बहुलकों को हम रेखिक बहुलक कहते हैं। ये ऐसे बहुलक जिनमें एकलक अणु जुड़कर बहुलक रेखा या श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी ऐसे बहुलक जिनमें एकलक अणु जुड़कर बहुलक रेखा या श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगर हम देखें जैसे कि उच्च घनत्व पॉलीथीन है, जो पॉलीथीन है हमारी, वो भी हमारी रेखीय या श्रृंखला बहुलक है। नायलॉन है, ये भी हमारी रेखीय या श्रृंखला बहुलक है। श्रृंखला ये बनाएंगे या हम कह सकते हैं इस प्रकार से ये एक श्रृंखला के ऊपर यानी संकुलित करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अनेक श्रृंखलाओं से मिलकर एक बहुलक का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जिन छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर बहुलक यानी एक बड़े बहुलक का निर्माण हुआ है, तो वहां पर ये छोटी छोटी इकाई एक श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कि हम कपड़े में देखते हैं कि एक धागे के ऊपर दूसरा धागा जिस प्रकार से जुड़ता है, उसी प्रकार से नायलॉन या पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो ऐसे बहुलकों को हम रेखीय या श्रृंखलित बहुलक कहते हैं। यदि इसका दूसरा रूप देखें तो दूसरे रूप में हम कह सकते हैं शाखित बहुलक। शाखित बहुलक क्या होते हैं? तो शाखित बहुलक में भी हम कह सकते हैं कि ऐसे एकलक अणु जो मिलकर ना तो सिर्फ एक रेखा का ही निर्माण करें, जैसे कि अभी हमने देखा कि रेखित में जो अणु थे हमारे छोटे छोटे एकलक इकाइयां थी, वो जुड़कर एक रेखा का रूप ले रही थी और जुड़कर एक बहुलक बना रही थी। लेकिन यहाँ पर
साकेत बहुलक में क्या होगा कि ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं वो रेखा के रूप में तो जुड़ेंगी ही, लेकिन रेखा के रूप में साथ ही साथ वो एक नई शाखा का भी निर्माण करती चली जाएंगी, जैसे इस प्रकार से। यहां पर देख रहे हैं जैसे कि ये शाखा बन रही हैं, जैसे कि पेड़ पर नई शाखाएं आती हैं, एक ही डाली पर से आगे दूसरी शाखा, उसके आगे शाखा, इसी प्रकार से इस पर भी क्या होता है, शाखाएं निकलती हैं। तो इसीलिए हम इसे साकेत बहुलक कहते हैं। तो इसमें हम परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं, इस प्रकार के बहुलक एकलक अणु आपस में मिलकर रेखिक श्रृंखला का निर्माण करते हैं तथा साथ में ही मुख्य श्रृंखला में अनेक शाखा या साकेत शाखा बनना प्रारंभ हो जाती है या शाखा बनती हैं। तो ऐसे बहुलकों को हम साकेत बहुलक कहते हैं। जैसे कि यहां पर भी जो हमारी पॉलीथीन है, लेकिन यहां पर जो पॉलीथीन होगी वो हमारी निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन है। रेखित श्रृंखला में जो पॉलीथीन थी वो उच्च घनत्व वाली थी, लेकिन यहां पर जो पॉलीथीन है वो निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन है। यहां पर जो श्रृंखला बनेगी उसकी आकृति इस प्रकार होगी।